Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on a comprehensive review of intra-abdominal and extra-abdominal ailments with homeopathic treatment. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का सीरीज हमारा जा रहा है। तो कल में जितने लेक्चर्स हमने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पे किए मैंने रिव्यू किए, देखे। तो हम एक प्लान के तहत ये लेक्चर्स कर रहे हैं। प्लान हमने ऐसे किया कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया: एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस होल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वहाँ हमने माउथ से लेक्चर शुरू किया। सबसे पहले हमने जीआईटी और यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल का हमने स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी देखा, और उसके बाद हमने माउथ से लेक्चर शुरू किए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे एनस होल तक। कल मैं लेक्चर प्लान कर रहा था तो जहन में आया कि इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या रह गया है, वरना तो मैंने लीवर शुरू करना है, यहाँ राइट साइड से स्टार्ट लेना है लीवर से, फिर जीबी पे, फिर सीबीडी पे आके ना, फिर पेंक्रियास पे आके ना हमने ख़त्म करना है। तो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स देखे, कुछ सेंसेशंस मैंने देखी, कुछ मैंने मोडिलिटीज़ देखी, कुछ मैंने सिम्टम्स देखे, कुछ मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स देखे जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बाकी रहते थे। तो हमने टॉपिक बनाया कि एक ऐसा लेक्चर अरेंज करते हैं जो कंप्रहेंसिव हो। कंप्रहेंसिव मतलब यह है कि इंसाइक्लोपीडिक, मतलब जिसके अंदर इंक्लूड हो ऑल एंड एवरीथिंग। तो हमने आज के लेक्चर को नाम दिया कंप्रहेंसिव रिव्यू, यानी इंसाइक्लोपीडिक रिव्यू। रिव्यू तो जानते हैं, रीकैप ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। हमने एब्डोमिनल को तकसीम किया दो हिस्सों में, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास क्लिनिक्स में, उनमें तो दो हिस्सों में हमने लेक्चर को तकसीम किया, और हमने स्टार्ट लिया एक्स्ट्रा एब्डोमिनल से। जो सेंसेशन जहन में आई तो वो भी लिख दी। मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि एक बंदा कहता है, जी मुझे ये एहसास होता है कि मेरे पेट के अंदर कोई एनिमल है या बच्चा है, या मेरे पेट के अंदर कोई दूसरा बंदा है, और वो जो मैं खाता हूं, जो मैं पीता हूं, तो वो उसके पेट में जाता है, वो खा लेता है। ये क्या है? ये सेंसेशन है एबनॉर्मल, राइट? जो आगे मैं आपको डिटेल समझाना है। कुछ मोडिलिटीज, कुछ नादर अलामात तो हमने इकट्ठे किए। ये कल रात 2 बजे ना, ये हमने सारे जो सेंसेशंस और मोडिलिटीज और ये इंट्रा और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ये सारी चीज़ें तरतीब दी। तो हमारा लेक्चर जो कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू है इंट्रा एब्डोमिनल और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का दो हिस्सों में तकसीम है। एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जिसमें हमने एब्डोमिनल मसल भी नहीं छोड़े। जिस तरह जिस फैशन में उनकी ओरिएंटेशन है, रिंग शेप में भी है, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल वॉल में मसल्स तिरछे भी पड़े हैं, ट्रांसवर्स भी पड़े हैं और सीधे भी पड़े हैं। अगर उधर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमने नहीं छोड़ा। अगर नाफ में कोई प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा है वो
उसका जो पेशाब होता है वो नाव के जरिए बाहर आता है, तो हमने वो उसको भी नहीं छोड़ा। तो हमें लगा कि ये 40-45 मिनट का लेक्चर होगा। जब सुबह मैं नमाज के लिए उठा, 6-6:30 बजे का टाइम था, जुमात हो चुकी थी, तो हमने दोबारा लिखना शुरू किया। तो हमें ये लगा कि ये 3 लेक्चर्स में कम से कम ये 3 लेक्चर खाएगा थेराप्यूटिक्स। लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि यहां हमने एक बेस बनाया कि 1 सिम्टम 1 रेमेडी की बुनियाद पे हमने आपको ट्रीटमेंट बताना है। जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैंने करना है, राइट। तो हमने 1 सिम्टम 1 रेमेडी, इस बेस पे ना हमने मुख्तलिफ टेक्निक से, कहीं हमने आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो कहीं मियाज़म पे, तो कहीं मोडिलिटी पे, तो कहीं सेंसेशन पे, तो कहीं खास पे, तो कहीं पैथोलॉजी पे, तो कहीं की नोट पे हमने आपको दवाइयां बतानी है। तो 3 लेक्चर्स हमारे लगेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमेन से। एक्सटर्नल एब्डोमेन, राइट। एक्सटर्नल एब्डोमेन का जो फ्रंट लाइन, जो चीज 7 रेमेडीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, पहले मैं वो दवाइयां आपको बताता हूं और उसके बाद ना हम डिटेल में जाते हैं। देखिए, नक्स और सल्फर 1 mm-3 नक्स फर्स्ट डे और सल्फर 1 mm-3 सेकेंड डे। ये हमारा मामूल है। या अगर आप सेफ साइड लेना चाहते हैं, सल्फर एग्रीवेट करता है या एग्रेसिव मेडिसिन है, तो इसकी जगह हम इसका अल्टरनेट लगाते हैं बेसिलिनियम। तो नक्स, बेसी और मर्कसॉल, ये हमारा चलता है। और अगर हमें कई साथ यूरिनरी सिम्टम भी प्रोमिनेंट मिलते हैं, तो हम नक्स, बेसिलिनियम, मेडोनियम, तुजमरसाल कर देते हैं। तो ये हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल है। एपिस, ब्राय, सिलीनियम एंड प्लम्बमेट। कितनी हो गई? नक्स, बेसी, मेडोनियम, तुजा, मर्कसॉल, एपिस, प्लम्बमेट, सेलिनियम एंड ब्रोइनिया। ये हमारा क्लिनिक का प्रोटोकॉल है। यह आपका 80 से ऊपर परसेंटेज ना कवर करेगा। जो एक्सटर्नल एब्डोमेन है उसकी जो कंप्लेंट्स होती है उसमें। अब ना एक टेक्निक जो मैं अभी बताने से रह गया है, सिम्टोमेटोलॉजी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिम्टोमेटोलॉजी, एक्सटर्नल एब्डोमेन सिम्टोमेटोलॉजी। आप देखते हैं एक्सटर्नल एब्डोमेन को, राइट। अब उस पे स्पॉट्स हैं, एब्डोमेन के ऊपर, मसल स्किन के ऊपर स्पॉट्स हैं। अब स्पॉट जो है ये जर्द रंग के हैं, जर्द रंग के दाग हैं, राइट। तो आपने उसको क्या देना है? कोबाल्टम। अब अगर थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है साथ, तो फिर आपने फास्फोरस का इस्तेमाल करना है। रेड स्पॉट्स हैं, फिर आपने हायोसामिस देना है 200 में रोजाना एक खुराक। और अगर दाग नहीं, पूरा पेट जो है ना, पूरा पेट, एक्सटर्नल एब्डोमेन। बात हम कर रहे हैं किसकी? एक्सटर्नल एब्डोमेन की, राइट। बात हम येलो स्पॉट्स,
ऐसे आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। रेड स्पॉट्स, रेड, पूरा का पूरा एब्डामन। एम आई क्लियर? सामने सेमीकोलन लगा के दवाइयां लिखी। पूरा का पूरा पूरा पेट सुर्ख है, ठीक है, रेड है, सेंगोनिरिया केन। दाग है ब्राउन, तो आपने क्या करना है, लाइको। एक्सटर्नल एब्डामन पे पसीना होता है, बाकी नहीं होता पसीना। पेट के ऊपर पसीना, अम्ब्राग्रेसिया, एनाकार्डियम एंड साइक्यूटा। पेंडुलस, पेंडुलस जानते हैं? लटका हुआ पेट, लटका हुआ होता है ना। कंफ्यूज पेंडुलस विद इनलार्जमेंट, राइट? इसको आप कंफ्यूज ना करें, इनलार्ज भी लिख दें। लटका हुआ पेट, बड़ा पेट, पेट बड़ा, राइट, लटका हुआ, राइट। आपने क्या करना है, जनरल ग्रुप में बता देता हूं आप लोगों को, और उसके बाद ना डिटेल पढ़ते हैं। सल्फर सिफलिनियम, ये आपने बेस में लगाना है। एन वायरोलिनियम, जो नोसोड है स्मॉल पॉक्स का। कलकीरा कार्प, सीपिया, सलीशिया एंड लेकिसिस। अब एज वाइज देखते हैं, ये लिस्ट आप ध्यान में रखें। बच्चों में पेट बड़ा लटका हुआ, इन चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस में दवाइयां और 7 डिफरेंट डायग्नोसिस में आपको बताता हूं। बच्चे पेट में बड़ा है, पेंडुलस से लटका हुआ है और बड़ा है, एनलार्ज्ड है। अब वहां आपने क्या करना है, एलोमेना, एलोमेना जो है, इसके बच्चे जो होते हैं, इसकी आप पहचान कैसे करते हैं, इसकी आप सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं कि ये पेशेंट एलोमेना का है। अब इसका जो बच्चा होगा डिलिकेट होगा, मतलब कमजोर होगा, फ्रेजाइल होगा, सॉफ्ट होगा, पिलपिला, फ्लेबी, जिस तरह कलकीरा कार्प का होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल बेबी फूड, इस पे पल्ला होगा। और जो इसकी बड़ी पहचान है, जो इसका कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेटेड होगा, कॉन्स्टिपेटेड होता है, क्योंकि उसमें बाउल होता है ना, वो ड्राई होता है। अब ड्राई क्यों होता है? ड्यू टू आर्टिफिशियल फूड। ये क्रॉनिक है ब्रायोनिया का एलोमेना। अब इसका जो स्टूल होगा, फीसिस, उसका जो सर होता है वो सख्त होगा, बाकी नरम होगा, या स्टूल सॉफ्ट होगा लेकिन बाउल मूवमेंट में तकलीफ होगी, पास नहीं होगा, वहां आपने एलोमेना देना है। एक दवाई है सिनिक्यूला एक्वा। सिनिक्यूला एक्वा, इसके जो बच्चे होते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, बोरिक ने इसमें लिखा हुआ है सिनिक्यूला में, कि इसका जो बच्चा होगा उसमें कैल्शियम की कमी होगी, रेक्टिस, RICKETS, रेक्टिस। डर्टी स्किन होगा, रिंकल्ड, झुर्रियां होंगी चेहरे पे, ग्रेजी ब्राउनिश होगा। अगर उसका पेट लटका हुआ है तो फिर सिनिक्यूला उसकी दवा होगी।
अब बच्चा है, ठीक, उसका पेट बड़ा है, लटका हुआ है, राइट, उसका पेट बड़ा है, लटका हुआ है, मेंटली बैकवर्ड है, फिजिकली बैकवर्ड है, डॉर्फिश है, कद छोटा है, ज़हनी तौर पर ना उसके डिलेड माइलस्टोन्स हैं, ना वो टाइम पे बैठा, ना टाइम पे उसने गर्दन, मतलब क्या कहते हैं उसको, टाइम पे ना वो ना अपना गर्दन पकड़ सका। जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक, उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसका जो स्पाइनल कार्ड होता है स्टार्ट में ऐसे सी शेप में होता है, तो वो अपनी अलाइनमेंट में ऐसे आता है। तो सबसे पहले ना जो सी स्पाइन है ये ऐसे सीधा होता है, जब वो सीधा तो फिर अपना कदम पकड़ सकता है। तो इसको टाइम लगता है, उसको नॉर्मल बच्चों से ज्यादा, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा उसको टाइम लगता है। क्यों? उनका उसका जो ब्रेन होता है ना, उसको या ट्रामा हुआ होता है या वो स्कीमिक होता है, राइट। अब उसको जब क्रॉलिंग का टाइम आएगा तो वो और बच्चे एज कंपेयर टू जो और बच्चे होते हैं ना, उनकी निस्बत ना वो क्रॉलिंग लेट करेगा। तमाम चीजें उसकी लेट होंगी, खड़ा होना, चलना। जब ये बैक बोन और सीधा अपनी अलाइनमेंट में आता है, बच्चा खड़ा हो जाता है। अब ये सारा ना टाइम पे नहीं होगा। अब जब ये सारी चीजें टाइम पे नहीं होती ना, मतलब टीथिंग उसकी टाइम पे नहीं होगी, 6 महीने के बाद उसके दांत निकलने चाहिए नीचे वाले 2, अब ये उसकी टाइम पे नहीं होगा, राइट। तो आप इन जो सारी चीजें लेट होती है, तो क्या कहते हैं? डिलेड माइलस्टोन्स। क्या कहते हैं इसको? डिलेड माइलस्टोन्स। अब ये डिलेड माइलस्टोन्स उसमें होंगी। पेट बड़ा होगा, लटका हुआ होगा, बार बार उसका गला खराब होगा, और उसकी जो मेसेंट्रिक ग्लैंड्स होंगे ना, मेसेंट्री जानते हैं? ये जो मेम्ब्रेन है जो आंतों को, छोटी आंत को, बाउल्स को के साथ चिपका हुआ होता है, और उसको जो एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ उसको अटैच रखता है, राइट। अब वहां लिम्फेटिक नोड्स, ग्लैंड्स भी होती हैं, वो सूजी हुई होती हैं, उसको गुल्टियां होती हैं इधर। आप पल्पेट करके ना आसानी से उसको महसूस कर सकते हैं। जब आप पल्पेशन करते हैं तो आप आसानी से उसको महसूस कर सकते हैं। अब ये सारा पिक्चर किसका है? ये ब्राइटोकार्प का है। ये सारा पिक्चर ब्राइटोकार्प का है। ब्राइटोकार्प के बारे में एक और बात बताऊं आपको, ये आपको मिलता है ब्राइटोकार्प, बच्चों की दवाई है और बूढ़ों की दवाई है। ये जब बूढ़े खास होते हैं, जो उनमें टियर एंड वियर शुरू हो जाता है, उनका डीजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, उनका ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, उनकी हड्डियां गलना और उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद और गिरना शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये ब्राइटोकार्प उसको सहारा देता है और ये उसके जवानी को प्रोलॉन्ग करता है। मतलब ये है कि आप इंसानों की जवानियों को प्रोलॉन्ग कर सकने वाले डॉक्टर हो। ब्राइटोकार्प बच्चों की दवाई है, इन्फेंट्स की और बूढ़ों की दवाई है। अब अगर ये सारी सिम्टम मिलती हैं तो फिर जो लटका हुआ पेट होगा और बड़ा पेट, अब इसको ना ठीक करेगा ब्राइटोकार्प। मैं आपको एक बात और बताऊं, आप गोश्त लगा सकते हैं और आप गोश्त उतार भी सकते हैं। आप सिर्फ एक आर्गन का यानी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको छोटा भी कर सकते हैं। आप बड़े हिप्स को छोटा भी कर सकते हैं, बड़े हिप्स को, सिर्फ हिप्स को। आप जो इमिसिएटेड वेस्टेड जो हिप्स होते हैं, ग्लूटेन मसल्स होते हैं, आप वहां गोश्त लगा सकते हैं। आप पूरी बॉडी पे गोश्त लगा सकते हैं, आप गोश्त उतार भी सकते हैं। ये वाहिद एवर आपकी होम्योपैथी का खासा है। ये होम्योपैथी का खासा है। अब बच्चा है, वो स्क्रोफ्यूलस है। स्क्रोफ्यूलस किसको कहते हैं? ये टीबी का एक किस्म है जिसको पहचानते हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? उसमें स्वेलिंग होती है, लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स होती हैं उसकी, राइट। अब जो ये स्क्रोफ्यूलस रेक्टस
मतलब यहाँ जो ये वर्ड यूज होता है आपकी मेडिसिन में, ये यूज होता है किसके लिए? जो कमजोर बच्चे होते हैं और रेकेटिक, जिनमें कैल्शियम की भी कमी होती है और जिनमें गोश्त नहीं होता जिसके ऊपर, ये उनके लिए यूज होता है। इन कमजोर और रेकेटिक बच्चे, कैल्शियम की कमी वाले बच्चे, जिनकी जो फाउंटेनर्स होते हैं ना, फाउंटेनर्स जैसे आप एनाटॉमी में पढ़ भी चुके हैं कि जो स्कल होता है इसके अंदर होते हैं जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स को सूचर्स कहते हैं, हाँ राइट। आप उनके दरमियान जो स्पेस होता है ना, उनको फाउंटेनर्स कहते हैं। जब बच्चा माँ की पेट के अंदर होता है, उनमें ओसिफिकेशन का जो सेकेंडरी सेंटर होता है अभी वो नहीं बनता, क्योंकि वो फिर डिलीवर नहीं होगा। जब बच्चा पैदा होता है और सेकेंडरी सेंटर बनता है, तो ये जो स्पेस होते हैं जिसको फाउंटेनर्स कहते हैं, जो सूचर्स, जो सर की हड्डी, स्कल की हड्डियाँ होती हैं, जो आपस में ये फ्यूज़ होती हैं, जंक्शन बनाती हैं, ठीक है जी। सर की हड्डी तो याद है आप लोगों को ना, पैराइटल, राइट पैराइटल, लेफ्ट पैराइटल, लेफ्ट टेम्पोरल, फ्रंटल बोन, ऑक्सिपिटल बोन, नीचे स्फिनाइड बोन, ठीक है जी, याद है ना आप लोगों को। अब जो उनके दरमियान जो स्पेस होते हैं ना, और उस स्पेस को फाउंटेनर्स कहते हैं। अब वो क्लोज नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है, तभी वो बर्थ यहाँ से डिलीवर होता है आसानी से। अब जब इसमें कैल्शियम की कमी होगी तो उसके ना, उसका इधर भी देर लगता है, उसका इधर भी देर, उसका जो हेड होगा वो बोसिंग होगा। अब देखें जो हड्डी होगी ना स्कल की, जो स्कल का ये फ्लैट बोन्स होते हैं ना, राइट सर, लॉन्ग बोन्स होते हैं, इरेगुलर बोन्स होते हैं, सिस्माइड बोन्स होते हैं कि नहीं होते। अब ये क्या है? ये शॉर्ट बोन्स होते हैं, ये क्या है? फ्लैट बोन, राइट। अब फ्लैट बोन जो है ना, ये होते हैं कमजोर, इनमें रेकेटिक होता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। अब होता क्या है? अब ये ना अब ये फराम करता है प्रोटेक्शन किसको? ब्रेन को। अब ये तो होता है कमजोर, अब ब्रेन का इस पे जोर आता है ना, ये तो होता है कमजोर, तो ये पेट निकाल देता है, उसको कहते हैं बोसिंग हेड। तो हम इधर से पहचान देते हैं कि रेकेटिक बच्चा है। अब उसका जो सर होता है ना, ये बड़ा जो होता है ना, इस वजह से होता है कि इधर से भी वो निकला हुआ होता है, इधर से भी निकला हुआ होता है, पीछे से भी निकला हुआ होता है, राइट, आगे से भी निकला हुआ होता है। और हम उसके तालु पे, जिसको तालु कहते हैं, हाथ रखते हैं ना, तो ये फाउंटेनर्स खुले होते हैं उसके। हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं माँ से कि ये बच्चा बीमार बहुत होता है, और उसको अक्सर ना इसको दस्त लगते हैं, राइट, अक्सर उसको दस्त लगते हैं। कहते हैं जी हाँ। अब ये क्या होता है कि इसका बच्चा जो है, अगर बच्चा आप देखते हैं कि बच्चा आप देखते हैं फैट है, मोटा है, राइट, आप देखते हैं फेयर है यानी क्लीन है, ठीक है जी, आप देखते हैं फ्लेबी है, 3F देखें ना, जिस तरह हम 4F देखते हैं जीबी स्टोन में, हाँ, फीमेल 40 फर्टाइल एंड फैटी, इस तरह इधर 3F देखें ना आप, ठीक है जी। एक देखें फैट, F फॉर फैट, सेकेंड फैट मतलब मोटा, सेकेंड फैट फॉर फ्लेबी, फ्लेबी मतलब सॉफ्ट, पिलपिला, और फेयर यानी क्लीन। अंडे मांगता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है उसको, डर्ट खाता है, अर्थ ईटिंग करता है, मट्टी खाता है, राइट, मट्टी खाता है। अब उसके सर उसका गर्म होता है, टांगे उसकी ठंडी होती हैं, अब इस सर से पसीना आता है, पेट उसका बड़ा होता है, पेट बड़े की तो बात कर रहे हैं ना हम, टांगे उसकी पतली होती हैं। अब ये किस चीज का पिक्चर है? कल्कि रकाब का पिक्चर है ये। अब यहां एक दवाई इस्तेमाल होती है सलीशिया, जिसका एक्शन स्लो है लेकिन डीप दवाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अब एक कल्कि रकाब वाला जो होता है, इसका स्टार्ट में सलीशिया के स्टार्ट में ना बोरिक लिखता है कि इम्परफेक्ट एसिमिलेशन मतलब मेटाबॉलिज्म। जिसका मतलब यह है कि आपने मेटाबॉलिज्म को समझना है, आपने सेल की फिजियोलॉजी को और पैथोलॉजीज को और सेलुलर लेवल पे आप उसके स्ट्रक्चर को आपने समझना है, तो आपको सलीशिया समझ आएगा, वरना आपको सलीशिया कल्कि रकाब समझ नहीं आता। अगर आप जीन्स नहीं समझते
अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर का नहीं पता, अगर आपको ह्यूमंस का जेनेटिक जो मेकअप है यह नहीं मालूम, ठीक, आप बेस पेयर्स नहीं जानते, तो मतलब ये है कि आप माजूर बच्चों का इलाज नहीं कर सकते, मतलब आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, मतलब आप ऑटो इम्यून डिजीज़ का इलाज नहीं कर सकते। यही तो होम्योपैथी है। वरना आम जुकाम का इलाज तो कोई टेक्नीशियन भी कर सकता है। तो आप ना फिर माजूर होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक करने से, आप माजूर होते हैं ना कैंसर को ठीक करने से, आप माजूर होते हैं बच्चों को ठीक कर, स्पेशल चाइल्ड को ठीक करने से। अगर आपको ये चीज़ों का इल्म नहीं है तो आप इनकी दवाइयों को समझ ही नहीं सकते। और दवाई याद करने से ना दवाई इस्तेमाल नहीं होती, ना आपको रिजल्ट देती है। दवाई समझने से ना आप दवाई से रिजल्ट लेते हैं। सलीशिया की हम बात कर रहे हैं, इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है कि इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, राइट। यहां भी लिखा हुआ है कि स्क्रोफ्यूलस चिल्ड्रन। अब मैं आपको ना ये स्क्रोफ्यूलस आसान ना कर दूं, जहन में बात आ रही है। जो सूखेपन का बच्चा नहीं होता, सूखेपन का बच्चा होता जो होता है सूखेपन का, अब वो आपको बिल्कुल बूढ़ा नजर आता है। आप देखते हैं ना उसका जो सर तारू बैठा हुआ होता है, सर बड़ा होता है, आप ये चेहरे पे झुर्रियां होती हैं और इधर पेट पे भी झुर्रियां होती हैं। आप उसको ना, आप उसका शर्ट ऊपर करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, आप उसको देखते हैं, जो 100 साल का जो मेल या फीमेल बूढ़ा नहीं होता, बिल्कुल वही पिक्चर होता है उसका, बिल्कुल। या आप इसको कहते हैं स्क्रोफ्यूलस। इसको क्या कहते हैं? स्क्रोफ्यूलस। एम आई क्लियर? अब आपने नहीं भूलना, ठीक है जी। सूखेपन का बच्चा आप ज़हन में रखें, या मरासमस आज नेट को दें, उसका तस्वीर डाउनलोड कर दें। यही तस्वीर सलीशिया का भी है और यही तस्वीर कल्कि रकार का भी। मैं आपको बताता हूं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्कि रकार एंड सलीशिया, राइट। तो मैं डिफरेंट डायग्नोसिस आपको देता हूं। दोनों कंसीडर रेमेडी है, दोनों हमारा जो हमारे जिस्म का हिस्सा है। सलीशिया भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और कैल्शियम भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, राइट। आप यहां तक तो ये सिमिलर हैं। दवाइयां तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, लेकिन वहां उनकी इम्तियाजी अलामात मौजूद होती हैं। तो वहां आपने इंडिविजुअलिटी को कायम करना है। अब जो मरीज का इलाज की बात करते हैं ना, वो ये नहीं होता कि हम मर्ज को मानते नहीं हैं। हम एक मर्ज में सबको एक दवाई नहीं देते। मर्ज को तो आपने डायग्नोज करना ही करना है। अब उसके बाद आपने इंडिविजुअलिटी कायम करके ना रेक्टिस के मरीज के एक को कल्किरफास देना है, एक को कल्किरकार देना है, एक को सलीशिया देना है। सबको आपने विटामिन D3, ठीक है, ड्रॉप डी नहीं पिलाना। सबको आपने कैल्सान डी नहीं देना। सबको आपने अल्फा कैल्सिडोल नहीं देना। इधर यही वो खुसूसियत है होम्योपैथिक डॉक्टर की, जो दूसरे स्कूल, मेडिकल स्कूल से उसको जुदा करता है। अब इसको गलत कंफ्यूज किया जा रहा है, इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है कि भाई हम मर्ज को नहीं मानते। मर्ज को हम मानते हैं, लेकिन मर्ज को डायग्नोज करके ना आपने इंडिविजुअलिटी कायम करनी है, उसकी इंफरादियत कायम करनी है। हर मरीज की अपनी इंफरादियत होती है, हर मरीज का रिएक्शन अलग होता है और हर दवाई की अपनी एक इंफरादियत होती है। इसका बच्चा जो होता है ये भी स्क्रोफ्यूलस होता है, रैकेटिक चिल्ड्रन होते हैं इसके, ठीक है जी। इसका हेड लार्ज होता है। वजह क्या होती है मैं बता दिया आपको कल की रिकार में। इसकी फोंटेनस भी ओपन होते हैं, सूचर्स भी ओपन होते हैं, फोंटेनस भी क्लोज नहीं होते। इसके बच्चे का पेट जो होता है वो भी डिस्टेंडेड होता है, राइट। ये भी वॉकिंग में स्लो होता है क्योंकि इसकी टांगें कमजोर होती हैं। ये भी स्लो होता है। अब यहां आपने इंडिविजुअलिटी कैसे कायम करनी है, पूरा का पूरा पिक्चर आ कल की रिकार का। यही आपकी महारत है, यही आपकी एक्सपर्टीज है, राइट। अब इसके बाद इसका बच्चा जो है, सलीशिया का जो भी मरीज होगा ना, ठीक,
सलीशा का, ये कोल्ड होगा, चिली होगा, हक द फायर, जो आग होगी इसको हक करेगा, करीब बैठेगा। समझ आ रही है आपको? जून जुलाई में ये सॉक्स पहनेगा, ये गर्म टोपी पहनेगा। आप हर डॉक्टर का अपना तजुर्बा होता है, जो मैं करता हूं डिफ्रेशिएट। जब सर से गर्म पसीना आता है ना, और बिलो भीग, जो पिलो होता है ना, तकिया, ये भीग जाता है, राइट, और मरीज चिल नहीं होता, तो मैं कलकीरकार देता हूं। अगर वो उसको सर्दी बहुत लगती है, उसको जून जुलाई में भी सर्दी लगती है, अब सर्दी में सर्दी लगना ये अलामत नहीं है, जून जुलाई में गर्मी का लगना ये अलामत नहीं है, जून जुलाई में सर्दी का लगना अलामत है, और जनवरी फरवरी में गर्मी का लगना ये अलामत है। तो जब वो सर्द मिजाज होता है तो मैं सलीशा का इस्तेमाल करता हूं। अभी दोनों रैकेट्स की दवाइयां हैं, लेकिन आपने इस एक अलामत पे ना इसको डिफ्रेशिएट करना है। अब जो लड़कियां आती हैं हमारे पास, उनका पेट लटका हुआ होता है और बड़ा होता है, उनको ट्रीट करते हैं, ठीक। आप किसी एक बच्ची का, ये अक्सर जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी की जो तालिबात होती हैं वो हमारे पास आती हैं, आप एक का ट्रीटमेंट करने में कामयाब होते हैं, वहाँ आपको बल्क में मरीज़ मिलते हैं, उनके हॉस्टल से, उनके क्लासरूम से। आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप रेडियो पे जाएं। तो जो लटका हुआ होता है पेट लड़कियों में, तो वहाँ आपने क्या करना है, अगर उनको आप देखें टेंडेंसी है ना, आप उनसे पूछे स्किन के बारे में, अगर उनको टेंडेंसी है स्किन अफेक्शंस की, राइट, और आप उसको देखते हैं सिर्फ पेट नहीं बढ़ा, ओबेसिटी की तरफ बहुत माइल है, वो जो होते हैं ना मोटापे की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है, फैट, राइट, टेंडेंसी होती है उनको ओबेसिटी की। अब उस स्किन की बीमारियां उनको बहुत ज्यादा होती हैं। आप एक क्वेश्चन करें उनसे मेंसेस के बारे में, एक क्वेश्चन आप उनसे पूछे कि आपके मेंसेस टाइम पे आते हैं? अगर वो कहती नहीं जी, कभी तो 2 महीने बाद आते हैं, कहीं तो 50 दिन बाद आते हैं, आपका ग्रेफाइटिस पक्का हो जाता है। ये उसका जो टेंडेंसी है टू ओबेसिटी उसको भी ठीक करेगा, ये उसके स्किन अफेक्शंस को भी ठीक करेगा, और ये उसके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी ठीक करेगा, और ये इसके तमाम मसाइल को हल कर देगा। और अगर आपका ये फेल होता है ना, तो आप इंट्रोक्सिनम और बिस्नियम लगा के ग्रेफाइटिस दें, और अगर आपका फिर भी फेल होता है तो आप इंट्रोक्सिनियम, सल्फर, सुराइनम और स्टॉक लगा के ग्रेफाइटिस दें, फिर कभी नहीं फेल होगा। कलकीरकार यहां भी आएगा, यहां भी कलकीरकार भाई, यहां मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखता, मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूं ना, मैं नहीं देखता, मैं यहां एज ए फैट रिड्यूसर कलकीरकार को इस्तेमाल करता हूं, और जब ये फेल होता है तो मैं फ्यूकस की तरफ जाता हूं, इधर मैं क्लिनिकल यूज करता हूं, और मुझे कभी नाकामी नहीं होती। कलकीरकार 200 में रोजाना एक खुराक, राइट।
और अगर आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो फिर तो इसके रिजल्ट और भी बेहतर हो जाते हैं और आपके सक्सेस रेट जो है आपका बढ़ जाता है। वरना तो ऐसे भी आप एज ए फैट रिड्यूसर फैट को रिड्यूस करने के लिए ना आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट सिम्टम, कोई भी सिम्टम ना ले उससे। अगर आपका इधर ये फेल होता है ना तो आप फ्यूकस में जाने से पहले ना सल्फर ना 200 में खुराक दे के ना 24 घंटे ना उसको दवाइयाँ बंद करवा दें और दोबारा कल किरकार का इस्तेमाल कर दें, तो बहुत से केस आपके उधर निकल जाते हैं। अब मैं यहां आपको एक क्लिनिकल दूसरी चीज बताऊं। जब मेरे पास मल्टीपेरा औरत बच्चों की मां आती है, उसका पेट बड़ा हुआ होता है और लटका हुआ होता है या उस पर लकीरें होती हैं, तो मैं उसको इधर भी नहीं देखता। मैं सलीशा का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सलीशा सीएम में ना क्लिनिकली उसको महीने में एक खुराक देता हूं, बाकी सारे प्लासियो पे रखता हूं, सारी प्लासियो पे रखता हूं। अब अगर लड़की होती है ना, बच्चों की मां नहीं होती, राइट, तो उधर मैं लेक्सिस का इस्तेमाल करता हूं। लेक्सिस का कॉन्स्टिट्यूशन इधर मैं नहीं देखता, लेक्सिस का कॉन्स्टिट्यूशन मैं इधर नहीं देखता कि डिस्चार्ज से अफाका है कि नहीं, इसको बंद कमरों में घुटन होती है कि नहीं, शीशे की तरफ बैठती है कि नहीं, इसके जिस्म पे नील पड़ते हैं कि नहीं, मैं कोई पूरा लेक्सिस मुझे याद है। लेकिन इधर ना मैं क्लिनिकली यूज करता हूं और मुझे रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मिलते हैं इसके। लेकिन टाइम आपने देना है, एक दिन में नहीं, एक दिन में ना पेट ना कि इन्लार्जमेंट या जो उसका लटका हुआ है ना वो वापस अपनी जगह पे टोन अप नहीं होगा। आपने पहले ना उसको बताना है कि टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अगर सारी उम्र दवाई खानी है तो, और अगर 1 साल या 8 महीने या 6 महीने खानी है तो हमारे पास आए। कभी भी इधर ना आपने मरीज को यह नहीं कहना कि भाई हफ्ते बाद ना 1 महीने में गारंटी से इलाज और आपका वेट जो होगा ना 1 महीने में नीचे आ जाएगा, यह आपने मरीज से कभी नहीं कहना। अब पेट लटका हुआ है और बड़ा है, लड़कियों की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी जो 14-15 साल की होती हैं, आप उसकी जो ग्लैंड्स हैं ना उसमें स्वेलिंग है साथ, और पेट लटका हुआ है और पेट बड़ा है, देन व्हाट शुड बी डन? मिजीरियम मिक्स कर रहे हैं ना, कंप्रहेंसिव रिव्यू ले रहे हैं ना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एलिमेंट्स का, तो इधर मोटापा भी आ रहा है, तो मोडिलिटी भी आ रही है, तो स्किन भी आ रहा है, राइट। ये अपनी नीयत का, इंशाल्लाह अपनी नीयत का लेक्चर होगा और आप चेक करें, सर्च करें, शायद ही अच्छे की बात तो नहीं कर रहा हूं कि ये पैटर्न आपको मिले, अगर हो भी तो शायद अगर 1-2 लेक्चरर्स का हो तो, वरना तो अभी तक तो मैं किसी ना बुक में देखा और ना हमने कोई लेक्चर से सुना। एब्डोमेन लटका हुआ है, बड़ा है, लार्ज है, हमने आपको क्लियर कर बता दिया ना अपना जो हम करते हैं। अब आपका ये कोई 10 के 10 मरीज तो जुकाम के भी ठीक नहीं होते ना, क्या आप सबको दो सब ठीक होंगे? ठीक, केस फंसते तो भी हैं, फंसते भी हैं। अगर आपका केस फंसता है, बड़ी उम्र की बच्चों वाली औरतें, उनका पेट लटका हुआ है, केस नहीं ठीक होता, आप उसको थोड़ा चेक करें, उसके कुछ आर्गन्स आप चेक कर लें, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आसानी हो जाती, वरना आप खुद उसकी पाल्पेशन करें, हिस्ट्री लें उससे, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। सबसे पहले आप एक्सटर्नल एब्डोमेन कर रहे हैं ना, उसकी मेसेंट्रिक ग्लैंड्स देके पाल्पेशन से उसको एग्जामिनेशन काउच पे लिटा के ना उसकी एस के शेल में पाल्पेशन शुरू कर दें, तो आपके हाथ पे वो नोड्स महसूस होते हैं।
अगर ये आपको पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने क्लिनिकल नोट्स में आपने जहन में आप ये कह के ना नोट कर लें अपने जहन में फाइंडिंग कि मेसेंट्रिक ग्लैंड्स इनलार्ज्ड, राइट। अब उसके बाद आप उसका राइट क्वाड्रेंट जो है ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, वहाँ पाल्पेशन करें लीवर, और लीवर की सिम्टम लें। अगर लीवर इनलार्ज्ड है, स्प्लीन चेक करें, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाल्पेशन करें, स्प्लीन इनलार्ज है, और उधर दर्द भी होता है, टेंडर भी होती है औरत, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी, ठीक। उसकी माइलेज लाइपेज लिख के दें। अगर उसको पैंक्रियाटिक डिजीज भी है तो इन सारों को एक दवाई ठीक करेगी, आयोडियम। आयोडियम ये उसके लटके हुए पेट को भी ठीक कर देगी और इसके तमाम मसाइल को हल कर देगी। आयोडियम 1m/3 देखें ना, 30 पे आ जाए। आप पेट लटका हुआ है, बच्चों वाली मां है, बड़ा है पेट, आप उस हिस्ट्री ने कि आपका जोर नीचे होता है, बियर एंड डाउन सेंसेशन है, राइट, बियर एंड डाउन सेंसेशन आपको है, राइट, या आप वो कभी DNC आपने किया, कभी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव कोई दवाइयां आपने खाई, राइट, सी सेक्शन तो नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं? अब देखें, आपको हाँ में जवाब दे रही है, कहती जी मैंने सी सेक्शन किया, अपरनिका 1M, स्टेफ 1M, परजिनम 1M देखें ना, सी पिया दें। आप कहती है नहीं जी सी सेक्शन नहीं हुआ, सफाई हुई है। आप सारी दवाइयां हटा के ना सफाई ना दें उसको। आप कहती ना सफाई की और ना कभी सी सेक्शन हुआ, तमाम की तमाम डिलीवरी नॉर्मल, लेकिन मैं ना चाबी वाली गोलियां खाती हूं, तो फिर सी पिया, नक्स दे के ना सी पिया दें, राइट। तो ये ना पेंडुलस एंड एनलार्ज एब्डोमेन को ठीक करेगा। अब इसमें कोई मुश्किल बात है? अब ना आपका जो एब्डोमेन है, इस पे होते हैं, ये एब्डोमेन है, लेट सपोज ये एम्बलिकस, इस पे मसल लगे होते हैं, कुछ जो होते हैं ना ऐसे वर्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो होते हैं तिरछे, ओब्लिक, राइट, और कुछ जो होते हैं ना वो गोल होते हैं इस फैशन में, ठीक है जी। अब आप देखते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन एंड परकशन, तो आपको हमने इस पे लेक्चर हमारे हैं, लेकिन ये 4 स्टेप्स हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के, GP के, ठीक है जी। इंस्पेक्शन थ्रू नेकेड आई मुआयना करना, और जो पल्पेशन है ये हाथ से टटोल कर मुआयना करना, परकशन ठोंक कर मुआयना करना, और अस्कल्टेशन जो है स्टीथोस्कोप के जरिए मुआयना करना। अब ना आपने वहां 2 चीजें नोट करनी है मसल्स में, एक ट्विचिंग और एक इमिसिएशन, वेस्टिंग। अगर ये मसल गल गया है, आप देखते हैं, ठीक है जी, एब्डोमेन मसल है ही नहीं, मतलब जानते हैं, मतलब वो इमिसिएटेड है, गले हुए हैं, ठीक है जी। बस ना आप ना वापस ना उसका शर्ट नीचे करके ना आप ना अपनी कुर्सी पे बैठ कर ना दवाई लिखते हैं, प्लम्बामेट, उससे कहते कि 6 महीने लगेंगे, और डाइट उसका प्लान कर दें। प्रोटीन डाइट आपको पता है, मैं 1000 दफा बता चुका हूं, आपने प्रोटीन डाइट उसको इस्तेमाल करवाएं, राइट, ये बस, और नहीं। अगर आप ना बिल्कुल ना जी मैं एक दवाई नहीं देना चाहता, 7 कल की फास्ट है, अब ट्विचिंग होती है। ट्विचिंग क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं, पट्टो या मसल में मरोड़ना,
ठीक है जी। अब मसल्स ट्विच आर काज्ड बाय आवर मसल टाइटनिंग, राइट। मतलब जब हमारे मसल इनवॉलंटरी जो होते हैं, इनवॉलंटरी जो हमारे इरादे ना इनवॉलंटरी वो कंट्रैक्ट करते हैं ऐसे, तो हमारा मरोड़ उठता है ना एब्डोमिनल मसल्स में। आप कहते हैं जी नाफ टल गया है, हाँ ठीक है जी। अब ये नॉर्मली दिस इज व्हाट वी कॉल ट्विचिंग, राइट। तो एक ट्विचिंग और एक वेस्टिंग आए से, ठीक है जी। अब ट्विचिंग में ना आपने लंबी छूटना सीकल कर दें उसको, सीकल कर दें उसको, ठीक है जी। एब्डोमेन एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना, तो यहां जो होते हैं ना मोशन, स्पास्मोटिक मोशंस होते हैं, स्पास्मोटिक, जानते हैं मोशन ना, दस्त, राइट। क्यूप्रमिट, ये हमारे क्लिनिक में हम जितने भी हमारे पास डायसेंट्री या कॉलिक के मरीज आते हैं ना, उनको मोशंस होते हैं, तो हम साथ ना एज ए पेलिएटिव ये दे देते हैं 6 खुराक के वनिम में, और उस पर SOS लिख देते हैं कि बहुत ज़रूरत एज पर नीड आप इसको इस्तेमाल करो। बेहतरीन रिजल्ट है इसका, कोई सिम्टम बगैर सिम्टम के हम देते हैं। बस यही सिम्टम होता है जो हमने आपको बता दिया। आप एक्सटर्नल जो उसका एब्डोमेन होता है उसको देखते हैं, वो बहुत गर्म होता है, बाज़ लोगों का एबनॉर्मली हॉट होता है, ठीक। तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा जो पेट है ये बहुत ही गर्म होता है, राइट। तो वहां ना आपने क्या करना है, सलीशिया, सलीशिया ये उसका टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगा। आप एब्डोमेन उसका हार्ट है, लेकिन उसको ये एक सेंसेशन साथ है, जिससे पेट पर गर्म कपड़ा है ना उसको ये सेंसेशन है, तो दवाई चेंज हो जाती है, सलीशिया चेंज हो जाता है। अब ये सेंसेशन ना दवाई को चेंज कर देता है। वहां आपने पर एसिड नाइट देना है उसको, जो ना 2 मेजम्स को कवर करता है। वो ये हेड रेमेडी है साइकोसिस की भी, और हेड रेमेडी है सिफिलिस की भी। आप उसका एक्सटर्नल एब्डोमेन चेक करते हैं, बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है। हार्ड की बात की ना, अब हार्ड पे आ जाए, सख्त होता है, ठीक, सख्त होता है एक्सटर्नल एब्डोमेन, तो भी सलीशिया ठीक करेगा उसको, तो भी सलीशिया ठीक करेगा। कितनी खूबसूरत होम्योपैथी है, कितनी आसान है, ठीक है जी, तब भी सलीशिया ठीक करेगा। आप जो उसका जो एक्सटर्नल एब्डोमेन के जो मसल्स है ना, वो ऐसे ना दर्द करते हैं ना, सोरनेस तो जानते हैं ना, जो कंटिन्यूस पेन होता है, हल्का धीमा पेन जो होता है उसको कहते हैं सोरनेस, हाँ। अब वो ऐसे ना उसको एब्डोमेन मसल्स ऐसे लगते हैं एक्सटर्नल एब्डोमेन, जैसे ना जो बंदा जो मार खा के ना जो जिसम दर्द करता है ना, ऐसे ही ना उसको दर्द होते हैं, दर्द होता है एक्सटर्नल एब्डोमेन में। तो आपने उधर क्या करना है, आपने उधर नक्स लाजमी देना है, सल्फर दूसरे दिन देना है, और उसके बाद आपने देखना है, तीसरी दवाई आपने देखनी है, ठीक है जी। तीसरी दवाई अगर बंद कमरों में घबराहट, जिस्म पे नील, राइट, बंद जगहों में घबराहट, तंग कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक, यहां घुटन महसूस होती है, मर्द थाई नहीं पहन सकता, तो तीसरी दवाई आपने लेग से लगानी है। अगर ये सिम्टम नहीं है, वो कहते डॉक्टर साहब मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगती, जिसम उसका सूजा हुआ है, ये जगह उसकी सूजी हुई है, तो फिर आपने तीसरी दवाई एपिस लगानी है। अगर टांगे ठंडी है और सर गर्म है, कैसे क्यूट है, तो फिर आपने बिलेडोना देना है, बिलेडोना। अगर उसको
पेट में गैस है, पेट में गैस है, लेकिन जो लोअर एब्डोमेन है उधर गैस ज़्यादा है, फ्लैचुलेंसी ज़्यादा होती है उसको, तो फिर आपने ट्राइमेस्मेटिक देना है लाइको, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द external abdomen ailments and its homeopathic treatment. Thank you very much.